सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम सीएनटी के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे हम लोग जो है आज की क्लास में सिर्फ इसका फ्रेमवर्क देखेंगे। आज मैं क्लास स्टार्ट नहीं करूँगा, सीएनटी के बारे में मैं सिर्फ आज जानकारी आपको दूंगा और सीएनटी को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, इतनी सरल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको जो है आसानी से यह समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे बोला कि सीएनटी समझ में ही नहीं आता है। इसीलिए मैं पहले इसका फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है सीएनटी को स्टार्ट कर देंगे। तो यह जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, यह जो है बंगाल प्रोविंस का छठा एक्ट है। तो यह आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सीएनटी जो है वह 6th एक्ट ऑफ बंगाल प्रोविंस का है। ठीक है, अब इससे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, सीएनटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना चाहिए। 1765 में 1765 ईस्वी में छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। आप लोगों के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि 1765 में यह जो छोटा नागपुर है झारखंड, इसका क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया था। फिर आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1765 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था लागू की गई। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1765 में। फिर प्रश्न बनेगा छोटा नागपुर का क्षेत्र या झारखंड का क्षेत्र जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किस वर्ष आया था, तो 1765 में आया था। आगे बढ़ते हैं। 1793 ईस्वी में रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट किस वर्ष लागू किया गया, तो 1793 में। या नहीं तो बोला जाएगा कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में किस स्थान पर अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया था, तो रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर अगला है 1834 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून लागू किया गया था। तो यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून कब लागू किया गया था, 1834 में। सीएनटी एसपीटी जब हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद यह विल्किंसन कानून को भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को 1903 ईस्वी में मान्यता प्रदान की गई। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि मुंडारी खुटकटीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई, तो 1903 ईस्वी में की गई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जो है सीएनटी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सीएनटी का जो प्रारूप है 1903 तक तैयार हो गया था। ये जो सीएनटी है इसका प्रारूप कब तक तैयार हो गया था, तो 1903 तक तैयार हो गया था, जिसमें कुछ संशोधन कर 11 नवंबर 1908 को लागू कर दिया गया। तो आप लोगों के लिए यहाँ यह डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 11 नवंबर 1908 सीएनटी कब लागू किया गया, तो 11 नवंबर 1908, 11 नवंबर 1908 को जो है सीएनटी लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। तो यहाँ इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि सीएनटी को जो है किस अधिनियम के तहत अधिनियमित किया गया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन इसे अधिनियमित किया गया। किसके द्वारा किया गया था, तो गवर्नर जनरल के मंजूरी से अधिनियमित किया गया था। बहुत जगह आप लोगों को गवर्नर जनरल के जगह जो है वायसराय मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद 1858 को ब्रिटिश संसद जो है एक अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग जो है भारत के पहले वायसराय बने थे। और यह घटना कब की थी, 1858 की, और यह देखिए 1892 की धारा है। इसीलिए बहुत जगह आपको वायसराय भी मिलेगा, तो दोनों सही है। वायसराय लिख दीजिएगा आप लोग कि वायसराय की मंजूरी से अधिनियमित किया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। यह जो सीएनटी है इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, जॉन एच हॉफमैन ने तैयार किया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं कि इसे लागू कब किया गया, सीएनटी को लागू कब किया गया, 11 नवंबर 1908 को लागू किया गया। इसमें कितने अध्याय हैं, तो टोटल 19 अध्याय हम लोगों को पढ़ना है। सभी के बारे में मैं पढ़ाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैं पढ़ाऊंगा, ये नहीं कि सारे 19 अध्यायों को पढ़ाना है। 19 अध्याय में जो जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसे मैं पढ़ाऊंगा। और ये जो 19 अध्याय है इसके अंतर्गत धारा कितने हैं, तो 271 271 धारा है। यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए, मूल अधिनियम में 19 अध्याय था, 271 धारा था और 2 अनुसूची शामिल थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर यह अधिनियम बंगाल के गवर्नर की स्वीकृति के बजाय भारत के वायसराय की स्वीकृति से लागू किया गया था। अभी तुरंत मैंने बताया भारत का वायसराय, क्यों, क्योंकि 1858 के बाद भारत के गवर्नर जनरल जो है क्या कहलाने लगे थे, वायसराय कहलाने लगे थे। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है कि बंगाल के गवर्नर की स्वीकृति के बजाय किसका स्वीकृति था, यहाँ पे भारत के वायसराय की स्वीकृति से यह लागू हुआ था। अतः यह जो सीएनटी है, इस अधिनियम में संशोधन का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, सीएनटी में जो है संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पे वर्तमान में जो संशोधन की प्रक्रिया है सीएनटी में, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सीएनटी में संशोधन का प्रस्ताव झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तुत किया जाएगा, तो झारखंड विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा विधानसभा से पारित होने के पश्चात राज्यपाल द्वारा इसे राष्ट्रपति के अनुमति के लिए आरक्षित किया जाता है तथा विधेयक यानी बिल पर स्वीकृति राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाएगी। मैंने अभी तुरंत बताया था कि इस संशोधन का, इस पे जो है संशोधन किसके द्वारा किया जाएगा, तो राष्ट्रपति। तो आखिरी जो है कहाँ पहुँचेगा, राष्ट्रपति के पास संशोधन के लिए पहुँचेगा और उन्हीं की स्वीकृति से इसमें जो है संशोधन होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीएनटी एक्ट 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के शक्तियों के आधार पर लागू किया गया था। मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया है। आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम वर्तमान में उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में लागू किया गया था तथा ऐसे अधिसूचित क्षेत्र अथवा छावनी क्षेत्र अथवा नगर पालिका क्षेत्र में लागू किया गया जो बिहार एवं उड़ीसा नगर पालिका अधिनियम 1922 के अधीन हो, 1922 के अधीन हो। तो हम लोगों ने अभी देखा वर्तमान में जो है सीएनटी में संशोधन की जो प्रक्रिया है उसे देखा। अब चलिए इसकी जितने भी अध्याय हैं उसके बारे में हम लोग मोटे तौर पे देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टोटल हम लोगों को 19 अध्याय पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं पहला अध्याय में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अध्याय प्रथम में हम लोग पढ़ेंगे संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, परिभाषा यानी कि प्रारंभिक का विवरण हम लोग पढ़ेंगे। और ये कहाँ से कहाँ एक्ट होगा, इसका एक्ट 1 से 3 तक होगा। यानी अध्याय प्रथम में हम लोग जो है परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। ये सबको मैं डिटेल में अच्छी तरह से बताऊंगा। आज मैं एक खाका तैयार कर रहा हूँ कि हम लोगों को क्या पढ़ना है। फिर अध्याय 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो काश्तकारों का वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें एक्ट कहाँ से कहाँ हम लोग पढ़ेंगे, तो एक्ट 4 to 8 पढ़ेंगे। यानी एक्ट 4 से 8 तक जो है किसके अंतर्गत है, किस अध्याय के अंतर्गत है, द्वितीय अध्याय के अंतर्गत है, काश्तकारों का वर्ग। फिर हम लोग देख लेते हैं अध्याय तृतीय। इसमें क्या पढ़ना है, तो भूधारक का विवरण हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें हम लोगों को कौन कौन से एक्ट पढ़ने हैं, तो एक्ट 9 से लेकर एक्ट 15 तक हम लोगों को पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं अध्याय चतुर्थ की ओर। इसमें हमें अधिभोगी रैयत के बारे में पढ़ना है। ये सभी को मैं इजी वे में आगे नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा। और ये जो अधिभोगी रैयत है यानी कि अध्याय चतुर्थ, इसके अंतर्गत हम लोग एक्ट 16 से लेके एक्ट 24A तक पढ़ेंगे। अब इसके अलावा अन्य प्रावधान भी हैं एक्ट 25 से 36 के बीच में, जिसमें हम लोगों को लगान में वृद्धि, अतिरिक्त क्षेत्रों में लगान वृद्धि, लगान में कमी इत्यादि के बारे में पढ़ना है एक्ट 25 से 36 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अध्याय पंचम में हम लोग जो है खुदकट्टी रैयत के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम लोगों को एक्ट 37 पढ़ना है, ठीक है। फिर अध्याय षष्ठ के अंतर्गत हम लोग जो है अंधिभोगी रैयत के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग जो है एक्ट 38 से एक्ट 42 तक के एक्ट को पढ़ेंगे। फिर अध्याय सप्तम आता है। इसके अंतर्गत हम लोग जो है अध्याय 4 एवं अध्याय 6 के छूट
प्राप्त रैयत की भूमि के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग एक्ट 43 के बारे में पढ़ेंगे। यानी अभी जो हम लोगों ने देखा अध्याय 4 और अध्याय 6, इसके छूट प्राप्त रैयत जो है उसकी भूमि, उसके बारे में हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, तो अध्याय 7 के अधीन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। इसी में अध्याय 7 ए है एक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो है एक्ट 43 ए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे निरसित कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर अध्याय 8, इसके अंतर्गत हम लोग जोतों एवं पट्टों का अंतरण यानी ट्रांसफर, अंतरण मतलब ट्रांसफर होता है, मैंने लिख दिया है। आप लोगों को जब नोट्स प्राप्त होगा उसमें सभी चीज़ को मैंने इजी वे में लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अध्याय 8 में हम लोग किसे पढ़ेंगे, जोतों एवं पट्टों का ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत एक्ट 44 से एक्ट 51 के तक जो है हम लोगों को पढ़ना है। फिर अगला अध्याय 9 है, इसमें हम लोगों को लगान के बारे में, साधारण उपबंध के बारे में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत एक्ट 52 से एक्ट 63 तक को हम लोगों को पढ़ना है। इसी में अध्याय 9A भी एक है, अध्याय 9 के में ही जो है अध्याय 9A है, जिसमें बंजर भूमि का बंदोबस्त के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें जो है एक्ट हम लोगों को एक्ट 63 से ए से एक्ट 63 बी तक पढ़ना है। फिर अध्याय 10, इसमें जो है भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए मिसलेनियस जो वर्क होंगे उसके बारे में पढ़ना है, यानी प्रकीर्ण होता है हिंदी, भूस्वामी तथा काश्तकार के लिए प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस जो भी कार्य होंगे उसके बारे में पढ़ना है। और इसमें जो एक्ट है 64 से लेके एक्ट 75 तक हम लोगों को पढ़ना है। अध्याय 10 में एक्ट 64 से एक्ट 75 तक हम लोगों को देखना होगा। फिर अध्याय 11, इसमें जो है संविदा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। और इसमें जो है एक्ट है 76 से लेकर एक्ट 79 तक को हम लोगों को देखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अध्याय 12, इसके अंतर्गत हमें अधिकार अभिलेख एवं लगानों का निर्धारण के बारे में पढ़ना है। और इसमें जो एक्ट है कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, एक्ट 80 से लेकर 100 एक्ट 100A तक को पढ़ना है। फिर अध्याय 13, इसके अंतर्गत हम लोगों को भूमि संबंधी शर्तें तथा उसका रूपांतरण एवं इसका अभिलेख, इसके बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करनी है। और इसके अंतर्गत जो हम लोग एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट 101 से लेकर 117 तक के एक्ट को पढ़ेंगे। फिर अध्याय 14 में आते हैं, इसमें हम लोग जो है भूस्वामियों के विशेषाधिकार युक्त भूमियों का अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जो एक्ट है वह है एक्ट 118 से लेकर एक्ट 126 को पढ़ना है। फिर अध्याय इसके बाद जो है अध्याय 15 आता है, जिसमें हम लोगों को खुदकट्टी तथा ग्राम के मुखिया तथा अधिकारियों की बाध्यताओं के बारे में पढ़ना है। और इसके अंतर्गत जो एक्ट आता है वह है एक्ट 127 से लेकर एक्ट 134 तक के एक्ट आते हैं। आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग अध्याय 16 की ओर। इसमें जो है उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो एक्ट आएगा इसके अंतर्गत 135 से लेकर एक्ट 229 तक के एक्ट आएंगे। इसी में एक अध्याय 16A आता है, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 के अधीन लगानों की वसूली के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो एक्ट आएगा वह है 229A। फिर अध्याय 17 आएगा, जिसमें परिसीमा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, यानी लिमिटेशन क्या क्या होंगे। परिसीमा मतलब लिमिटेशन होता है। और इसके अंतर्गत जो एक्ट आते हैं वह है 230 से लेकर 238 तक के एक्ट आते हैं। फिर 17 के बाद जो अध्याय आएगा वह है अध्याय 18, जिसमें खुदकट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंधों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जो एक्ट आएंगे वह 239 से लेकर 256 तक के एक्ट आएंगे। फिर 18 के बाद जो है अध्याय 19 को हम लोग देखेंगे, जिसमें अनुपूरक उपबंध होंगे, जैसे कि इस भाग में संयुक्त भूस्वामी आदेशिका यानी रिट, आदेशिका रिट होता है। फिर खर्च के बारे में, व्यय, नियम एवं अधिसूचनाएं तथा देय धन की वसूली के बारे में विवरण है, ये अध्याय 19 के अंतर्गत। और इसमें जो एक्ट आएगा वह है एक्ट 257 से लेकर 271 तक के सारे एक्ट आएंगे। इसके अलावा मैंने 2 अनुसूची के बारे में बताया था, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची 1 के अंतर्गत जो है
छोटा नागपुर प्रमंडल में निराश्रित अधिनियम एवं सूचनाएं हैं, यानी कि निराश्रित मतलब समाप्त हुए जो अधिनियम है और सूचनाएं हैं, ठीक है। और अनुसूची 2 में जो है ऐसी अधिसूचनाएं जो जिला अथवा प्रमंडल सत्ता द्वारा पारित किया गया था, वैसी सूचनाएं हैं अनुसूची 2 के अंतर्गत। इसके अलावा परिष्ठी भी है, यानी सप्लीमेंट्री भी है। परिष्ठी मतलब सप्लीमेंट्री होता है, 2 सप्लीमेंट्री है। भाग 1 में है छोटा नागपुर काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1920 और भाग 2 में है सरायकेला एवं खरसमा विधि अधिनियम 1951 1951, बंगाल संशोधन अधिनियम 1911। तो ये सारे चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये एक खाका आप लोगों के सामने मैंने यानी एक फ्रेमवर्क तैयार किया, इसे आप लोग जो है नोट डाउन कर लें। धीरे धीरे करके आप लोग जो है पॉज करके वीडियो को या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लें, क्योंकि आगे जब मैं क्लास बताऊंगा तो ये सारी चीज़ आप लोगों के दिमाग में फिट होना चाहिए कि अध्याय 1 में मुझे क्या पढ़ना है या अध्याय 19 में मुझे क्या पढ़ना है। तो आपको जो है ईजिली सारी चीज़ समझ में आएंगे। तो आज की क्लास में बस यहीं तक, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।